हेलो दोस्तों, स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने हिमेटो टर्मिनोलॉजी तक अध्ययन किया था, जिसमें हिमेटो शब्द का अर्थ होता है ब्लड, अर्थात स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी हमारा बचा हुआ था क्रायो, इसमें क्रायो शब्द का अर्थ होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं क्रायोलॉजी। इसी तरह प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में भी कैरियो शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, जिसे हम केंद्रक विहीन भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं स्टूडेंट, कल्चर। तो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला आता है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को हम साड़ी से याद रखेंगे तो रेशम की साड़ी मतलब रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं? रेशम कीट पालन। ओलेरी कल्चर, लेरी सब्जी मतलब ओलेरी कल्चर किससे रिलेटेड है? तो ये सब्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरी कल्चर। इसमें स्टार्टिंग में स्टूडेंट फ्लोरी फूल से रिलेटेड आ रहा है, जिसका संबंधित है फूल की खेती से। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को हम याद रख सकते हैं फिशी से। फिशी मतलब मछली पालन से रिलेटेड। सिल्वी कल्चर होता है हमारा वनों की खेती से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्मी कल्चर को हम केंचुओं की खेती से संबंधित रखते हैं, जिसमें केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट बीटी कल्चर को हम अंगूर की खेती से रिलेटेड रखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है एपी कल्चर, जो मधुमक्खी पालन के लिए होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की मेन क्लास सेल को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान भी कहते हैं। एक मिनट। बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु जी। एक मिनट। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। क्या हो रहा है? लिविंग की स्टडी मतलब बायोलॉजी के अंदर हम सजीव की स्टडी करते हैं, मतलब जो जीवित हैं उनकी। बायोलॉजी शब्द को 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया। बायोलॉजी को दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है जूलॉजी एंड सेकंड है बोटनी। बोटनी रिलेटेड होता है स्टूडेंट वनस्पति विज्ञान से, और जूलॉजी जंतु विज्ञान से। तो जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं, और जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। बोटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जिसमें बोटनी के जनक को हम थियोफ्रैक्टस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये हमारा रसगुल्ला है। ये इनकी पूरी बॉडी है। बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारा सब सिस्टम होता है, यानी तंत्र के अंदर क्या होता है? अंग होता है। मतलब अंग तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अंग से।
और अंग किसको मिलकर बने होते हैं? उत्तक यानी टिश्यू से। और टिश्यू का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। कोशिका यानी सेल। तो चलिए अब हम यहाँ सेल को देखते हैं कि आखिर सेल क्या होता है। सेल, सेल यानी कोशिका। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका में जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। और ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु यानी बैक्टीरिया की भी खोज की। नेक्स्ट, सेल स्टडी। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। सेल की खोज कब हुई? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने भी की। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में सेल की खोज की, जबकि ल्यूवेनहॉक ने ये जीवित कोशिका में सेल की खोज की थी। ठीक, रॉबर्ट हुक ने वृक्ष के कार्क में मृत कोशिका की जांच की थी। रॉबर्ट हुक ने इस बात को माइकोग्राफिया बुक में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ये हमने सेल को देखा। अब देखते हैं सेल यानी कोशिका सिद्धांत। किनका सिद्धांत किसने दिया, इस पर हम विचार करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक दिया स्लाइडर और स्वान ने, जो हम एसएसवी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत शरीर कोशिकाओं से निर्माण। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका बनती है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका बनती है। कोशिका सिद्धांत के स्टूडेंट अपवाद कौन है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभी एग्जाम में। तो अपवाद हमारा विषाणु होता है। विषाणु कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु है। क्यों? क्योंकि विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि वायरस यानी विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप जंतु के बीच की कड़ी कौन सी है? पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन सी है? तो होती है यूग्लिना। उसी तरह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? तो है हमारा वायरस यानी विषाणु। और विषाणु क्या है? तो विषाणु है कोशिका सिद्धांत का अपवाद। चलिए नीचे देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 170 mm, जो माइकोप्लाज्म होता है 0.3 माइक्रोमीटर रेंज में होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो होती है न्यूरॉन। अब देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। हमने पादप कोशिका की 2 लेयर बनाई हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें ऊपरी लेयर सेल वॉल को दिखाती है और जो आंतरिक लेयर है वो आंतरिक लेयर सेल मेम्ब्रेन को दिखाती है। ठीक, और इसी तरह जंतु कोशिका में क्या है? जंतु कोशिका एक सर्किल मतलब एक लेयर को हमने दिखाया है, जो बाहरी लेयर में क्या दिखा रही है? कोशिका झिल्ली को दिखा रही है। और जो इसमें बीच में सर्किल है वो हमारा
न्यूक्लियस है, और वहीं पादप कोशिका में जो हमारा बीच में न्यूक्लियस न होकर हमारा जो न्यूक्लियस होता है एकदम यहाँ कॉर्नर में होता है। क्यों? क्योंकि अन्य हिस्से जो पादप में खाली हैं उन्हें हम रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका मतलब खाली। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। तारकाय यानी सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसको हम नीचे अच्छे से समझ लेते हैं। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति को आपने देखा कि इसमें 2 लेयर है, तो ऊपरी लेयर को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो केवल प्लांट में पाई जाती है, जबकि एनिमल में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। तारकाय एंड सिंड्रोम ये हमारा प्लांट में नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। जानते ही हैं, हरित लवक है तो पेड़ पौधे में ही मिलेंगे, जंतु में ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। पादप कोशिका जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ। सेलुलोज का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कपास। नेक्स्ट नोट देखते हैं कवक या फंगस के बारे में। तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और पादप कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में हमने आपको बताया कि एक सर्कल से दिखाते हैं। क्यों? एक सर्कल हमारा होता है, इसमें ये होता है बीच में न्यूक्लियस, बीच में जो लिक्विड भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस के बीच को हम जीव द्रव्य कहते हैं। यही कोशिका द्रव्य के पास में कोशिकांग पाया जाता है, और सबसे ऊपरी परत को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीव द्रव्य को हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने किसे कहा है? जीव द्रव्य को। नेक्स्ट देखते हैं जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया। कोशिकांग, ये हम कोशिकांग को देखते हैं। कोशिकांग क्या होता है? कोशिकांग लाइसो, ये होता है हमारा एक मिनट, ये हमारा होता है सबसे ऊपरी लेयर, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम कहते हैं। बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस, और ये हल्का सा टिल्ट जिसे हम कहते हैं गोल्जी कॉर्ड, और यहीं पर ही बगल में इसके तारकाय और लाइसोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम रफ ईआर होता है। ईआर का मतलब होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या मतलब है? एक मिनट हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ये
ये जो जाली बनाई हुई है बीच में हमने डॉट डॉट किया हुआ है, तो ये क्या है, रफ है। जबकि बगल में हमने ये जो बनाई जाली नुमा ये हमारा रफ नहीं स्मूथ है, तो इसी को हम कहते हैं स्मूथ। स्मूथ ईआर, ईआर का मतलब होता है अंतःप्रद्रवी जटिल जालिका यानी चिकनी ईआर, और ये हो गया राइबोसोम रफ ईआर। वही माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम अध्ययन करते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका की खोज अल्टमान ने दी और कोशिका का नाम बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है, तो आप के मन में क्वेश्चन आएगा दोहरी झिल्ली युक्त और कौन कौन सी होती हैं, तो हम बताते हैं। ये ट्रिक है दोहरी झिल्ली युक्त का। महक, महक मीन्स महक में म का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक और क से केंद्रक। इन तीन कोशिकांगों में दोहरी झिल्ली युक्त पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें हम दो लेयर आराम से देख सकते हैं, एक दो, बीच में हमारा एक द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, इस द्रव्य को हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्शन। आप याद रखेंगे कोई व्यक्ति C6H2O + 6O2 मतलब कोई व्यक्ति रोटी वगैरह खाता है, रोटी से आप याद रखेंगे रोटी, तो रोटी खाता है तो रोटी के C6H12O6 इसमें हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिया होती है तो हम क्या मिलता है 6CO2 6H2O 36 ATP, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, H2O मूत्र ये भी बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर को 36 ATP पावर मिलती है, मतलब एनर्जी मिलती है। इसको हम ऊपर देख सकते हैं कि शक्ति गृह पावर हाउस, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। पावर हाउस से श्वसन कैटाबोलिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु में टूट जाते हैं। कैसे, हम अभी आपको बताते हैं, एक मिनट। अब आप रोटी को क्या करेंगे, रोटी को काटेंगे, रोटी को काटेंगे, काटना से कैटाबोलिक, काटना से कैटाबोलिक, मतलब आप जटिल अणु को सरल अणु में बना रहे हैं। किस क्रिया से, कैटाबोलिक क्रिया से, मतलब कैटाबोलिक रिएक्शन से। उपयुक्त जो ये हमने रिएक्शन कराया है, एक मिनट स्टूडेंट, तो हम कहाँ थे, हाँ 6 माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया से रिएक्शन कराई है इसी को हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। कैटाबोलिक से हम याद रखेंगे रोटी, रोटी को हम काटते हैं, काटने से कैटाबोलिक, रोटी को काटने पर हमें ऊर्जा 36 ATP मतलब भोजन के दौरान हमें 36 ATP की ऊर्जा मिलती है। और जो 6CO2 + 6H2O है यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और H2O पानी यानी मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के दौरान। इसी क्रिया को स्टूडेंट यदि हम रिवर्स कर देते हैं तो यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जनरेट कर देती है। अब देखते होंगे 6CO2 + 6H2O को सूर्य की उपस्थिति में हरित लवक मतलब पर्णहरित को से जब क्रिया कराएंगे तो C6H12O6 + 6O2 की प्राप्ति होती है और इस क्रिया को हम एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचय एटीपी के रूप में होता है। एटीपी क्या होता है? एडेनिन ट्राईफास्फेट। तो स्टूडेंट, आज का क्लास कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट।